ईरान भी हमले कर रहा है और इसराइल के भी ताबड़तोड़ हमले वहां पर हो रहे हैं। इसराइल ने अब ताज़ा तरीन हमलों में वहां के जो मिसाइल यूनिट्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनको निशाना बनाया है, चूंकि ईरान की मिसाइलों ने ही ज़बरदस्त तबाही मचाई है इसराइल पर। और इधर अमेरिका के हमलों के बाद ईरान के इसराइल पर हमले बढ़े हैं और अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। न केवल अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत में भी कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और इस लड़ाई की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उनमें यह है कि अमेरिका द्वारा ईरान पर इजरायली हमलों में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया पर अपने पहले बयान में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने वादा किया है कि ज़ायोनी दुश्मन के खिलाफ सजा जारी रहेगी। यानी उन्होंने धमकी दी है कि यह सजा दी जा रही है और अभी और हमले तेज होंगे और केवल इसराइल के खिलाफ ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी उन्होंने चेतावनी दी है। उधर इजरायली सेना का कहना है कि उसने ईरान से एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोका, लेकिन ईरानी मीडिया का दावा है कि हथियार यमन से दागा गया था, न कि ईरान से दागा गया था। ईरान की राजधानी तेहरान में भी विस्फोटों की आवाज़ सुनी गई है, जबकि रात भर करश, शिराज, तबरीज शहरों में हवाई सुरक्षा भी सक्रिय कर दी गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के लिए इस समय मॉस्को में है और उनका कहना है कि अमेरिकी हमलों के बाद दोनों देशों के बीच अधिक सटीक, गंभीर और करीबी परामर्श के लिए ये आवश्यक है। यानी अब इस मुद्दे पर दुनिया के तमाम देश दो ध्रुवों में बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक और जहां ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के हमले की सराहना की है, उसके साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है, वहीं दुनिया के तमाम देश कल से ही इस युद्ध के खिलाफ और खास तौर पर जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया है ईरान के परमाणु ठिकानों पर, उसके खिलाफ वो लामबंद होते दिखाई पड़ रहे हैं। उन हमलों की निंदा की है। उसमें गल्फ कंट्रीज, खाड़ी के कई देश भी शामिल हैं और इसके अलावा रूस और चीन जैसे देश भी शामिल हैं। यानी इस पूरे मुद्दे पर एक तरफ ये युद्ध दोनों देशों के बीच बढ़ता जा रहा है, अमेरिका भी उसमें कूद चुका है और इधर दुनिया के तमाम देश लामबंद हो रहे हैं, कुछ ईरान के साथ और कुछ इसराइल के साथ। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है अमेरिका के हमलों के बाद, वो उठाना पड़ा है इसराइल को, क्योंकि इससे के बाद ही ईरान ने अपने हमले तेज कर दिए और अमेरिका के जो विमान थे जिन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया, वहां से बम बरसाने के बाद वापस चले गए। लेकिन ईरान ने जिस तरह से धमकी दी है, चेतावनी दी है अमेरिका को भी, उससे ये साफ साबित हो रहा है कि अमेरिका के जो तमाम आर्मी बेस हैं गल्फ कंट्रीज में, खाड़ी के देशों में, उनके लिए भी खतरा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इधर इसराइल ने ताज़ा हमले किए हैं ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जहां पर बनती हैं वहां पर। कुल मिलाकर अभी तक की अपडेट यह है कि ये युद्ध न रुक रहा है बल्कि और आगे बढ़ता जा रहा है और दुनिया के तमाम देश भी इसमें अभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन परोक्ष रूप से एक दूसरे का साथ देते दिखाई पड़ रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से अभी तक केवल अमेरिका इसराइल के साथ आया है, लेकिन उसको इस फैसले के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप को इस फैसले के खिलाफ अपने देश के लोगों का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। अभी तक कि वहां के आम लोग और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से विरोध हो रहा था, अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के भीतर से भी विरोध की खबरें आ रही हैं। अमलेंद्र जी, हाँ बिल्कुल, अमेरिका में जी ट्रंप की पार्टी जो है उसके अंदर अब विद्रोह शुरू हो गया है और विद्रोह ऐसा वैसा नहीं है, समीजी ज़बरदस्त तरीके का विद्रोह है और खुलकर जो है सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। ट्रंप के खिलाफ मतलब बयानबाजी जो उनके सांसद कर रहे हैं जी, उनके सांसद हैं थॉमस मैथी जी, उन्होंने जो है खुलकर मोर्चा एकदम संभाल लिया है ट्रंप के खिलाफ जी। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है ट्रंप के खिलाफ कि ट्रंप जो कर रहे हैं इसके लिए उन्होंने उससे अनुमति नहीं ली थी, कांग्रेस से दी थी और इसको जो है वो उन्हें अनुमति लेनी चाहिए थी। और सोशल मीडिया पर एक सीनेट है डेमोक्रेटिक जो है जी, वो डिक डर्बिन, उन्होंने कहा है कि ईरान पर हमलों का आदेश देकर ट्रंप ने अमेरिकी संविधान में निर्धारित अपनी शक्ति की सीमाओं का उल्लंघन किया है। ये डिक डर्बिन का कहना है, जबकि वो उनका थॉमस का जो कहना वो साफ तौर पर ये है कि ये ग्रेट अमेरिका जो नारा दिया था ट्रंप ने, ये वो बिल्कुल भी नहीं है और ये ट्रंप जो है वो खुली तरीके से, मतलब एक तरीके से उनका कहना है कि वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और ऐसे नहीं किया जा सकता।
सकता है, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। और थॉमस मैसी हैं उनके सांसद जो है, रिपब्लिकन सांसद हैं, और उन्होंने लिखा कि ट्रंप ने आज मुझ पर इतना युद्ध घोषित कर दिया कि इसके लिए कांग्रेस को एक अधिनियम बनाने की आवश्यकता होगी। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं होता, वो उनके खिलाफ काफी ज्यादा सोशल पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिख दी थी कि वो इसका विरोध कर रहे हैं इसको लेकर। और इससे पहले जो है थॉमस ट्रंप जो है, उन्होंने ईरान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ये अमेरिका फर्स्ट नहीं है जी। और एक वहाँ शो होता है समीर जी टीवी का, उस टीवी के शो में गए थे थॉमस मैसी, और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि युद्ध को अधिकृत करने का एकमात्र अधिकार कांग्रेस के पास यानी संसद के पास है, और जो मतलब वहाँ की संसद के स्पीकर हैं जॉनसन, उनको हमारे प्रस्ताव को तुरंत मतदान के लिए संसद में लाना चाहिए। यानी कि रिपब्लिकन जो है वो भी ट्रंप के खिलाफ वोट करेंगे, और डेमोक्रेट तो करेंगे ही करेंगे। तो ट्रंप जो है ईरान युद्ध में कूदकर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर चुके हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग जो ट्रंप के खिलाफ हो गए। जी बिल्कुल, उनकी पार्टी के लोग भी अब खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं, न केवल सोशल मीडिया पर, बल्कि वहां संसद का सत्र बुलाकर उसमें इस प्रस्ताव को लाने की बात कर रहे हैं जिस तरीके से ईरान पर अमेरिका ने हमला किया है। और दूसरी ओर अमेरिका में आम जनता भी सड़कों पर उतर आई है और इस युद्ध के खिलाफ, और खास तौर पर जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध में झोंका है, उसके खिलाफ वहां पर एक माहौल बनता दिखाई पड़ रहा है। और इधर इस्राइल की तरफ से ये खबर आ रही है कि ईरान के 6 एयर बेसों को निशाना बनाया गया है इस्राइल के ताजा हमलों में, और ईरान ने भी इस्राइल के कई एयर बेस हैं उनको हमला बनाया। जब से अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, उसके बाद से ईरान के हमले बढ़े हैं, और इस्राइल ने भी अब पलटवार करना शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच जिस तरह से युद्ध चल रहा है और उसके रुकने की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती है, दुनिया के तमाम देश भी इस मामले में एक दूसरे के साथ एकजुट होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो युद्ध कहां तक जाएगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, और इसकी एक बड़े युद्ध की और विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हुए इसकी आशंका जताई जा रही है। हालांकि ये कोशिशें भी हो रही हैं कि इसको ज्यादा आगे ना बढ़ने दिया जाए, लेकिन जो तो तमाम देश हैं, बड़े देश, खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य देश हैं, उनके एक दूसरे के साथ खड़े होने की वजह से युद्ध रुकने की संभावना बहुत कम दिखाई पड़ रही है। अमलेंदु जी, रूस और चीन साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं ईरान के, अमेरिका तो खुलकर उतर ही आया है। इसको देखते हुए युद्ध काफी लंबा खींचने की एक आशंका दिखाई पड़ रही है। और उधर इस्राइल के बारे में जो खबरें आ रही हैं कि उसका डिफेंस सिस्टम, उसकी कलई खुल गई, वहां पर एयर ड्रोम जो है उनकी कलई खुल गई, और जिस तरह से मजबूती का दावा इस्राइल किया करता था, वो ईरान के साथ 10 दिन के युद्ध में काफी कुछ पता चल गया है। तो एक तरीके से इस्राइल की जो डिफेंस की मजबूती थी, आर्मी की मजबूती थी, वो काफी कुछ एक्सपोज हुई है। हाँ, काफी कुछ पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ, काफी कुछ क्या समीर जी कहा जाए कि पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है कि अब वो उनका जो आयरन डोम था वो मोम बन चुका है पूरी तरीके से। और ईरान चेतावनी देकर जो है करता है समीर जी हमले, और आज भी जो अयतुल्लाह खामेनेई है, उन्होंने अपने उस पर सोशल मीडिया पर पहले चेतावनी जारी की इजराइल के लिए, और उन्होंने अपनी चेतावनी जो समीर जी दी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ट्वीट किया कि अभी ही सजा जारी है, जायोनी दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ा अपराध किया, उसे सजा मिलनी ही चाहिए, उसे सजा मिल रही है, उसे अभी सजा मिल रही है, अल्लाह। तो ये उन्होंने जैसे ही ट्वीट किया उसके बाद ईरान की मिसाइलों ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले जो है किए हैं, और खबरें जो आ रही हैं इजरायली नागरिक जो है वो भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और वहाँ सायरन जो है इजराइल में बज रहे हैं। जी, तो इजराइल में सायरन बज रहे हैं। और सायरन की भी बात अगर की जाए तो हाइफा में जब ईरान की तरफ से मिसाइल्स के हमले हुए, वहां पर सायरन नहीं बजे और उनकी सूचना नहीं मिल पाई, और ये कहा जा रहा है कि जो अलर्ट सिस्टम है वो भी काम नहीं कर रहा है इस्राइल का। तो ये इस 10 दिन के युद्ध में जो ईरान के साथ आमने सामने उसकी लड़ाई हो रही है, इसमें काफी कुछ उसके डिफेंस सिस्टम की एक कह लीजिए कि उसकी हवा निकल गई है, या उसके लिए जो एक औरा बनाया गया था कि बहुत मजबूत डिफेंस सिस्टम है इस्राइल का, उसकी कमजोरी पूरी तरह से सामने दिखाई पड़ रही है। और इधर दुनिया के तमाम देशों में इस्राइल और अमेरिका के खिलाफ जो उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, उसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। दक्षिण कोरिया में प्रदर्शन हो रहे हैं, भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं, अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं, तमाम दूसरे देशों में भी ये प्रदर्शन हो रहे हैं, और इस युद्ध के लिए इस्राइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।
सबसे ज्यादा जो घिरे नजर आ रहे हैं वो इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और खबर आ रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक अपने सहयोगियों के साथ एक बड़ी बैठक आज करने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से अब उनकी पार्टी के भीतर उनके खिलाफ एक माहौल बन रहा है वो उनके लिए बहुत एक मुश्किलों भरा समय होगा, क्योंकि पहले ही विपक्षी सांसद ये कह रहे थे कि ईरान के खिलाफ अगर प्रत्यक्ष तौर पर युद्ध में उतरना हो तो पहले उसकी अनुमति लेनी होगी संसद से, यानी अमेरिकन कांग्रेस से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए सीधे युद्ध में कूदने की घोषणा कर दी और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। लेकिन परमाणु ठिकानों पर हमले के जो दावे किए गए हैं कि उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है, वो दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि किसी तरह के नुकसान की खबर वहां पर नहीं है, यानी जो संवर्धित यूरेनियम है उसको ईरान ने पहले ही सुरक्षित रख लिया था और वहां से उसको हटा दिया गया था, जैसा ईरान ने भी दावा किया है। तो ये एक तरीके से अमेरिकी जो सैन्य व्यवस्था है या उसकी जो सैन्य कार्रवाई है उसकी भी एक तरह से कलई खुल गई इसमें। हाँ बिल्कुल, अमेरिका की भी कलई खुल गई। और एक तो ये कि उन्होंने साहब अपना एक वीडियो पोस्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि उनकी सेना जो है वह काम करके अब लौट आई है। तो अब ये आपको अभी अब जारी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई कि अब आपकी सेना लौट आई है? आपको वहाँ टिकना चाहिए था। अगर आपने हमला किया था तो आपको वहाँ टिकना चाहिए था और हमले का आपको जवाब जो था वो एक तरीके से जो होता वो आपको लेना चाहिए था। लेकिन आप तो वहाँ छूकर जो है वहाँ से भाग आए हैं। ये जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ट्रंप के खिलाफ जो काफ़ी ज़्यादा माहौल जो है वो अमेरिका में ही बन रहा है समीर जी। और इसके साथ साथ ये है कि जो रूस है वो अब खुलकर सामने आ गया है और पुतिन के दूत हैं किरिल दिमित्रेव, उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि ईरान द्वारा विश्व के प्रमुख तेल मार्ग को बंद करने से अमेरिका को पेट्रोल पंपों पर भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और इधर ईरानी सेना के प्रमुख हैं जो नए अभी बने हैं आमिर हातमी, उन्होंने वरिष्ठ कमांडरों के साथ बैठक की और उसमें उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका को निर्णायक जवाब का सामना करना पड़ेगा, हम जीत तक लड़ेंगे। और हातमी ने यह कहा कि पिछले कुछ दिनों में आपने जो कार्रवाई की है अपने कमांडरों से कहा कि वह बहुत मूल्यवान है और उन्होंने इजरायली दुश्मन को उनके अभियान से सफल होने से रोका। आज उन्हें इन अपराधों के प्रत्यक्ष अपराधी संयुक्त राज्य अमेरिका को बुलाने और उसे इस्लामी गणतंत्र गणराज्य ईरान के साथ सीधे टकराव में घसीटने के लिए मजबूर होना पड़ा, यानी इजराइल को मजबूर होना पड़ा अमेरिका को घसीटने के लिए। और उन्होंने कहा कि अमेरिकियों को एक दर्द जवाब मिलेगा, जैसा कि उन्होंने अतीत में किया है, इस बार भी ऐसा ही होगा। हम अपनी पूरी ताकत से इस देश की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। हम शहादत को एक महान सम्मान के रूप में देखते हैं, लेकिन आज हम जीत के लिए लड़ रहे हैं, ये उन्होंने कहा। और समीर जी, महत्वपूर्ण बात यहाँ एक और ये है कि अब जो इस्लाम में पहला महीना माना जाता है मुहर्रम का, जो काफ़ी ज़्यादा पवित्र महीना माना जाता है, वो 26 या 27 जून को शुरू होगा। और जो संभावनाएं जताई जा रही हैं वो ये है कि तब तक जो है ये इस पवित्र महीना शुरू होगा, तब तक ये युद्ध की परिस्थितियां बनी रहेंगी जो आज के हालात हैं उनको देखते हुए, क्योंकि आज 23 तारीख तो हो ही गई, तो इसलिए ये बनी रहेंगी। तो उस समय काफ़ी लोग जो है वो ईरान से इराक की यात्रा करते हैं और जगह जगह प्रदर्शन होते हैं, धार्मिक जलसे होते हैं। उस समय देखना होगा कि इराक में किस तरीके की चीज़ें होती हैं। और ये करबला की वर्षगांठ का प्रतीक है, जहां मोहम्मद साहब के पोते हुसैन की जो थी वो हत्या कर दी गई थी। तो करबला का इस्लाम में बड़ा महत्व भी है। और करबला के समय जैसे कहा उन्होंने कि हम इस शहादत को लेकर एक पुरस्कार के रूप में देखते हैं, लेकिन इस समय हम जो है वो अपनी वतन की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। तो ये मुहर्रम का महीना जो आएगा, ये एक नया जज्बा ईरान में भर सकता है अमेरिका के खिलाफ। और जब सूचनाएं हैं, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, चर्चाएं ये है कि ईरान के अंदर ये इस पे मंथन चल रहा है कि इराक में और आसपास जो जगह हैं जहाँ पे अमेरिकी हवाई सैन्य अड्डे हैं, क्या उनको निशाना बनाया जाए, चूंकि अमेरिका ने सीधा हमला किया है। तो अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के लिए नई जो है वो मुसीबत खड़ी हो सकती है। अमेरिका के लगभग 40,000 सैनिक वहाँ तैनात हैं उस क्षेत्र में, लेकिन ईरान की सेना काफ़ी बड़ी है। तो इसलिए एक बड़ा संघर्ष जो है वो उसी क्षेत्र में भी छिड़ सकता है। तब देखना होगा कि अमेरिका के अभी जो लड़ाकू विमान अभी जाकर जो जैसा बताया ट्रंप साहब ने जो हमला करके आ गए, फिर वो कहां से हमला करने के लिए आएंगे, ये देखने वाली चीज। जी बिल्कुल, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि उसके पास अब वैलिड रीजन है, यानी का वैध कारण है अमेरिका के ठिकानों पर हमला करने की, क्योंकि अमेरिका ने सीधे तौर पर उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। और अमेरिका के इस युद्ध में इसराइल के साथ उतर जाने को कई तरीके से देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका
में ही डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का जबरदस्त विरोध हो रहा है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि इस लड़ाई में इसराइल की जो ताकत थी काफी कमजोर होती दिखाई पड़ रही थी। इस वजह से अमेरिका की मजबूरी थी कि वो उतरता इस लड़ाई में, क्योंकि कुछ दिन पहले अभी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई अमेरिकी अखबार की, उसमें यह दावा किया गया था कि इसराइल इस तरह से जो ईरान जो हमले कर रहा है, जिस तरीके से ताबड़तोड़ उसके तमाम शहरों को निशाना बना रहा है, उसको देखते हुए वो हमले वो मुश्किल से 1 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा उसको नहीं झेल पाएगा। उसकी जो अपनी प्रतिरोधक क्षमता है उस सिर्फ और सिर्फ 10-15 दिनों तक ही उसको झेल सकती है, और लगभग 10 दिन इस युद्ध के हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है। हालांकि इसका स्पष्ट कारण नहीं पता चला है, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी जो संकेत दिए थे कि वो अभी शायद 1 हफ्ते 2 हफ्ते अपने को इस युद्ध से दूर रखेंगे, लेकिन अचानक उन्होंने 2 दिन पहले हमले कर दिए इसराइल के जो सैन्य ठिकाने, परमाणु ठिकाने हैं, और वहां पर उन हमलों के बाद उन्होंने अपने विमानों को वापस ले लिया, और उसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि इन परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। हालांकि ये भी बात है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है एक जमाने में अमेरिका के ही सहयोग से चला था 1950 के दशक में, और अब उन परमाणु ठिकानों को दुनिया के लिए खतरा बता रहा है अमेरिका, और इसराइल दोनों ही देश बता रहे हैं, और इस कारण से उस पर वो हमला कर रहे हैं। लेकिन दुनिया भर में घिरे नजर आ रहे हैं दोनों ही देश, चाहे इसराइल हो और चाहे अमेरिका हो, क्योंकि ईरान को इस मामले में माइलेज मिल गया कि उसने हमला पहले नहीं किया, न तो इसने इसराइल पर पहले हमला किया और न ही अमेरिका पर अभी नहीं किया है। लेकिन अगर वो करता भी है तो उसके ऊपर ये आरोप नहीं लगेगा कि हमला पहले किया, क्योंकि इसराइल ने भी पहले हमला किया और अमेरिका ने भी ईरान के ठिकानों पर हमला किया है। तो कुल मिलाकर ये युद्ध जो है अभी और भयावह होता दिखाई पड़ रहा है आगे चलकर। बिल्कुल, और भयावह होता दिखाई पड़ रहा है। और समीर जी, युद्ध के साथ साथ एक नए युद्ध की परिस्थितियां ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में पैदा हो गई हैं। जी, जैसा कि हमने बताया कि थॉमस मैसी जो है वो लगातार ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। उन्हीं की पार्टी के 2 और सांसद हैं समीर जी, टकर कार्लसन और स्टीव बैनन। ये जो कट्टरपंथी और रूढ़िवादी हैं, ये भी इसका विरोध कर रहे हैं कि ईरान पे हमला किया गया। तो यानी जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा जो था ट्रंप का, वो अब ट्रंप के लिए मुसीबत बन रहा है। चूंकि जितने भी मागा के समर्थक हैं वो सब कह रहे हैं कि ट्रंप ने इजराइल के चक्कर में अमेरिका को जाके फंसा दिया है, और इसका नुकसान अमेरिका को होगा। क्योंकि जब वहां से ताबूत लौटेंगे मध्य पूर्व से सैनिकों के, तब कितना जबरदस्त गुस्सा ट्रंप के खिलाफ होगा, ये रिपब्लिकन को समझ में आने लगा है। और ये भी आलोचना इसलिए भी हो रही है हमलेंदु जी की आपको याद होगा कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले भी और जीतने के बाद भी उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका को इस तरह के बेमतलब युद्धों में नहीं झोंकेंगे जिस तरह से हमारे पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों ने, और उनके लिए उन्होंने बड़ी अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया था। लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इसराइल का साथ देने के लिए ईरान पर हमले की ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई। सीधे तौर पर अभी ईरान और अमेरिका का कोई संघर्ष चल भी नहीं रहा था, तो उसमें क्या जरूरत पड़ गई। इन सारी चीजों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से अपने देश में घिरे नजर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से घिरे नजर आ रहे हैं। ये सवाल उठ रहे हैं कि जब भाई वार्ता चल रही थी ईरान के साथ, और 15 जून को अमेरिका की वार्ता थी ईरान के साथ इसी मसले पर, न्यूक्लियर पावर के मसले को लेकर, और 4 दौर की वार्ता हो चुकी थी। तो ऐसे में इजराइल को हमला करने की अनुमति ट्रंप ने क्यों दी और खुद इसमें क्यों कूद पड़े, ये सवाल अब रिपब्लिकन जो मतलब उनकी पार्टी के लोग ही उठा रहे हैं कि ना तो आपने पार्टी के अंदर इस पर कोई चर्चा की, ना आपने इसको लेकर वहां की जो संसद है उस पे आपने कोई चर्चा की, न विपक्षी दलों से आपने वहां की। आपने अमेरिका को एक युद्ध में क्यों झोंक दिया। और जब ईरान ने जब साफ तौर पे कहा था कि भाई चलिए आपने झोंक भी दिया था इजराइल के जरिए, तो इजराइल को ही निपटने देते, आप पीछे से मदद करते रहते, हथियार पहुंचाते रहते, पैसा देते रहते, लेकिन आप तो सीधे जाकर आप कूद पड़े, आपने सीधे जाकर ईरान पे हमले कर दिए। तो अब ईरान के पास एक वाजिब कारण है कि वो पलटकर ईरान पर हमले करेगा, और जैसा कि चेतावनी दी भी है कि वो पलटकर हमले करेगा। और कल समीर जी, जो यूनाइटेड नेशंस की जो सुरक्षा परिषद है, उसमें वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं इनके ईरान के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो है अब जो है अमेरिका को तैयार रहना चाहिए। शुरुआत आपने की है, जवाब हमारा होगा, समय हमारा होगा, और तरीका भी हमारा होगा। आपने जो हरकत की है उसका आपको कड़ा जवाब मिलेगा, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। और दूसरी बात समझ ये कि जब तक अब तक जो होता रहा है उसमें, भाई 1953 में जैसे ईरान ने अमेरिका में दखल दिया, 2003 में इराक युद्ध हुआ जिस तरीके से उसमें दखल दिया, और अब 2025 में ईरान को लेकर ट्रंप ने जो एक बार जो फिर आज सुबह ट्वीट किया है कि मेक ईरान ग्रेट अगेन,
उसको मी का कर दिया उन्होंने, मागा की तरह मी का कर दिया। तो ये जो किया है, तो उसने साफ तौर पे कहा है कि अगर महान राष्ट्र नहीं बना सकता वहां का शासन, तो शासन परिवर्तन क्यों ना हो। ये उल्टा पड़ सकता है ट्रंप को, चूंकि उल्टा पड़ता दिख रहा है अमलेंदु जी, क्योंकि ईरान में जबरदस्त रैलियां हो रही हैं इसके समर्थन में, जो अमेरिका पर, जो इस्राइल के खिलाफ हमले हो रहे हैं ईरान के, और उसमें बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। संख्या में यानी वहां की सरकार और वहां के जो ये धर्मगुरु हैं आयतुल्लाह खमेनी, इनके खिलाफ कोई माहौल बनता वहां पर नहीं दिखाई पड़ रहा है, बनता नहीं दिख रहा, बल्कि और मजबूत हो गए जी। जो विरोध के स्वर थे भी वो एकदम खामोश हो गए, पूरा राष्ट्र जो है वो एकजुट हो गया। यहाँ तक कि वहां जो यहूदी रहते हैं वो भी कह रहे हैं कि हम यहूदी हैं, लेकिन हम ईरानी यहूदी हैं, इजरायली नहीं, और ईरान के ऊपर हमला जो हमारे ऊपर हमला है। तो यानी समीर जी वहां तमाम लोग जो है, जो फिरके थे, वो सब एकजुट हो गए हैं। और जो सोच रहा था इजराइल और अमेरिका कि साहब वहां कोई तिफरका हो जाएगा और वहां कोई विद्रोह हो जाएगा जी, वो उसका एकदम उल्टा रहा है। ये ट्रंप के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, और ट्रंप को ये समझना पड़ेगा कि ये ना तो 1953 है, ना ये 2003 है, 2025 है, और वास्ता आपका उस ईरान से पड़ रहा है जो अब परमाणु हथियार ना सही लेकिन परमाणु ऊर्जा संपन्न राष्ट्र है, जिसके पास एक बड़ी फौज है और जिसके पास एक लड़ने का जज्बा है। तो इसलिए अब ये समझना पड़ेगा, और अब उसको जिस तरीके से रूस और चीन ने खुलकर समर्थन दे दिया है। रूस ने तो साफ तौर पर कह दिया, उनके जो उपराष्ट्रपति हैं वो दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम वहां से अपने जो हमारे परमाणु वैज्ञानिक हैं उनको नहीं हटाएंगे, वो उसी तरीके से काम करते रहेंगे, और अगर जरूरत पड़ती है ईरान को परमाणु हथियारों की तो वो हम देंगे। उत्तरी कोरिया ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ईरान को परमाणु हथियार चाहिए तो अब तुम अपने बनाते रहना, जब बनाओ हमसे अभी ले लो जी। तो ये नया मोर्चा ट्रंप के लिए खड़ा हो जाएगा, और पूरी दुनिया में समीर जी बहुत उथल पुथल मच सकती है, और ट्रंप तो खुद मुसीबत में फंसेंगे, पूरी दुनिया को मुसीबत में भी फंसा देंगे जी। बिल्कुल। और इस जो उन्होंने ईरान में रेजीम बदलने की बात की, यानी वहां पर सत्ता परिवर्तन की जो बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने, अब ये लग रहा है कि ये दांव भी बिल्कुल उल्टा पड़ता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ईरान में सरकार के समर्थन में और सरकार की जो कार्रवाई हुई है उसके समर्थन में जबरदस्त एकजुटता दिखाई जा रही है, रैली निकाली जा रही है, और सरकार के साथ वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस्राइल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, और उसमें अपनी सरकार के साथ लोग खड़े नजर आ रहे हैं। यानी जो वहां पर सत्ता परिवर्तन की बात कहकर अमेरिका ने वहां के लोगों को और ज्यादा नाराज कर दिया है, जबकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त माहौल बनता दिखाई पड़ रहा है, और इस्राइल में भी, इस्राइल में पहले से ही माहौल बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि इस्राइल और अमेरिका दोनों ही अपने देश में विरोधियों का विरोध झेल रहे हैं। ईरान में लोग अपनी सरकार से एकजुटता दिखा रहे हैं, और दुनिया के तमाम देश भी ईरान के समर्थन में आ रहे हैं। ये अलग बात है कि इस्राइल के समर्थन में भी कई देश साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ईरान के समर्थन में आए देशों की एकजुटता वो कहीं ज्यादा मजबूती से दिखाई पड़ रही है, क्योंकि चीन और रूस भी उस समर्थन में अमेरिका के इस लड़ाई में प्रत्यक्ष रूप से कूदने के बाद वो अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं यहाँ पर ईरान के साथ, और युद्ध लंबा खिंचता हुआ बिल्कुल साफ दिख रहा है। वो दिखा रहे हैं एकजुटता समीर जी, और इधर जो यूरोपीय यूनियन है और जो नाटो के देश हैं वो ट्रंप से दूरी बना रहे हैं। फ्रांस ने स्पष्ट कर दिया एकदम साफ, उनके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने, कि हमारा इससे कोई लेने देना नहीं है, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, लेकिन ये वार्ता से तय होगा, इसका कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता। ये इमैनुअल मैक्रों ने साफ कह दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जो है उन्होंने साफ किया कि उन्हें जानकारी थी कि अमेरिका हमले करने वाला है ईरान पर, लेकिन अमेरिका ने ना तो हमसे कोई मदद मांगी और ना उसने हमारे सैन्य अड्डों का इस्तेमाल किया उस पर हमला करने के लिए, और इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है।